सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज जो आप लोगों का DLED तृतीय सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है उस पेपर के सल्यूशन को हम लेकर के आप लोगों के साथ उपस्थित हुए हैं। और यदि आपने जो मेरा जो है मैथ का पेपर का सल्यूशन यदि नहीं देखा है तो उसका मैंने कंप्लीट रूप से सल्यूशन दे दिया है और जो पढ़ाया था वही आया था। उसमें से लगभग 10 क्वेश्चंस या 11 क्वेश्चन सेम आए थे मेरे दोस्तों। तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। और मैं बोल ही रहा था कि पेपर आउट मैं वीडियो बनाऊँगा और उसमें से आप लोगों का फंसेगा ही। तो माता रानी की कृपा से वो फंस गया है पूरा। और आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जा करके देखिए, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया है। ये जान लीजिए मेरे दोस्तों कि मैं जो सॉल्यूशन देता हूँ एकदम पूरा क्लियर देता हूँ, स्पष्ट रूप से देता हूँ। थोड़ा टाइम भले ही लगता है, देखिए जैसे ही कि इसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ थोड़ा टाइम में दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, लेकिन क्लियर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके सॉल्यूशन देने में मैं व्यस्त था मैथ का। तो अगर उसका नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर जुड़ करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन सा आपका पहला जो था, ठीक है मेरे दोस्तों, कि गैस कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है। तो आग बुझाने के लिए आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अब आके आ जाता है, देखिए कि दाब का MKS मात्रक है। तो दाब का जो आप लोगों का MKS मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए, क्योंकि दाब का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए आप लोगों का कि F/A हो जाता है। तो F का हो जाएगा न्यूटन और A का मतलब कि न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का। तो ये हो जाएगा क्योंकि हाँ, तो आगे आपका आ जाता है, देखिए दोस्तों, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब आगे आ जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो है, कह रहा है कि सूक्ष्म जीव मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है। तो ये होता है मेरे दोस्तों एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन सा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि बाह्य कर्ण, कौन सा, देखिए कि बाह्य कर्ण का बना होता है। तो किसका बना होता है मेरे दोस्तों, तो किसका बना होता है आपका, देखिए उपास्थि का बना होता है। किसका बना होता है आपका, उपास्थि का बना हो जाता है। तो कौन सा क्वेश्चन आपका किस पे आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर आपका 2 पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन था आपके, देखिए कि नवीकरणीय संपदा क्या था मेरे दोस्तों, कि नवीकरणीय संपदा है। तो ध्यान रखिएगा, नवीकरणीय संपदा मतलब जिसका नवीकरणीय मतलब नवीकरण किया जा सके। तो क्या आंसर हो जाएगा, देखिए आपका मृदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, मृदा हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके हो गए। आपने का कितना सही है आप कमेंट करके मेरे दोस्तों ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका था, देखिए कार्बन के किसी एक क्रिस्टलीय अपर रूप का नाम बताइए तथा उसकी संरचना समझाइए। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन का देखिए जो क्रिस्टलीय रूप होता है, देखिए कार्बन का 2 होता है रूप होता है, एक क्रिस्टलीय होता है, एक अक्रिस्टलीय होता है। तो क्रिस्टलीय में देखिए आपका 3 आता है। एक आता है आपका, देखिए कि हीरा होता है। क्या होता है, देखिए हीरा होता है। और क्या होता है, देखिए ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है। और एक और होता है जिसको हम लोग फुलरीन बोलते हैं। क्या होते हैं, फुलरीन। तो कभी कभी पूछ देता है, देखिए कि फुलरीन किसका अपर रूप है, तो ये भी पूछ सकता है। देखिए तो फुलरीन किसका, कार्बन का होता है। तो ये आपका क्या होता है, आप लोगों का एक कौन सा होता है, क्रिस्टलीय अपर रूप होता है, ठीक है। कार्बन का किसी एक क्रिस्टलीय अपर रूप कौन सा हो जाएगा, देखिए हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो एक ही पूछा था, तो आपका हीरा के बारे में लिख सकते हैं, ग्रेफाइट लिख सकते हैं, फुलरीन लिख सकते हैं। और एक अक्रिस्टलीय क्या होता है, अक्रिस्टलीय वो होता है दोस्तों जैसे कि चारकोल हो गया, और जैसे कि चारकोल का जैसे हो गया आपका चारकोल हो गया आपका, और हो जाता है जैसे काजल हो गया, और खनिज हो गया, कोयला हो गया, ये आपका क्या होगा, अक्रिस्टलीय हो जाता है। तो यही सब आपका था। आगे जो क्वेश्चन आपका आ जाता था, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा था कि शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, शरीर में जो इंसुलिन होता है, अगर देखा जाए, देखिए तो इंसुलिन जो होता है मेरे दोस्तों एक प्रकार का बोल सकते हैं कि हार्मोन होता है। एक तरह का यह हार्मोन होता है जो शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप में बनता है। कैसे बनता है मेरे दोस्तों, शरीर के अंदर क्या होता है, प्राकृतिक रूप में बनता है। और ये बोल सकते हैं कि रक्त में मिलकर क्या करता है,
ग्लूकोज के स्तर को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है कि रक्त में मिल करके आपको किसके स्तर को, ग्लूकोज, किसके, ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो शरीर में जब इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, देखिए जब इंसुलिन की कमी जब हो जाती है तो मरीज को क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाता है, शुगर हो जाता है। और वही क्या होता है, जब इंसुलिन जब कमी होने लगती है तो वही शुगर बनने लगता है मेरे दोस्तों, ठीक है। और देखिए ये दो प्रकार का होता है, एक जैसे आप बोल सकते हैं देखिए कि ये एक होता है कि देखिए 30 साल से कम लोगों के में बनता है, और एक जो बनता है देखिए 30 साल के ज़्यादा लोगों को होता है। तो इसको हम लोग दो टाइप में, जिससे टाइप ए बोलते हैं, एक टाइप ए और दूसरा आप लोगों का टाइप बी में होता है। तो टाइप बी में कौन से लोग आते हैं, जो क्या हो जाते हैं देखिए कि बोल सकते हैं कि जो 30 साल से प्लस में आते हैं, जो मतलब जैसे कि डायबिटीज़ जो होता है जैसे बूढ़े लोगों में जैसे आप हो जाता है, लेकिन जब बच्चों में होता है तो उसको टाइप ए बोलते हैं। तो बूढ़े लोगों को तो दवा खा करके सही हो जाता है, लेकिन जब इंसुलिन नहीं बनता है तो, लेकिन जो नवयुवा होते हैं 10 से 15 साल के जैसे बच्चे हो जाते हैं तो उनको इंसुलिन का जैसे होता है एक इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन प्रतिदिन आप लोगों को उसकी सुई मतलब देनी पड़ती है। यदि वो सुई इंजेक्शन नहीं लगेगा तो ये बच्चे क्या करेंगे, मर जाएंगे मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे आपका जाता है देखिए कि पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार है। वायुमंडल का ओजोन स्तर जीवधारियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक, लगभग देखिए आपका माना जाता है देखिए कि 30 से लेकर के 50, कितना 30 से 50, कहीं कहीं आप पढ़ेंगे देखिए कि 30 से आपका 60 के बीच में है, इसका फिक्स नहीं। अगर आप 30 से 50 भी कर देंगे, वायुमंडल का जो विस्तार है 30 से 50 किलोमीटर तक है, समझ रहे हैं, या 30 से 60 किलोमीटर भी आप लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, इतना दूरी तक क्या है आपका विस्तार है। अब आगे कह रहा है देखिए वायुमंडल का ओजोन परत जीवधारियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे देखिए ओजोन परत क्या होता है दोस्तों, यह क्या करता है कि देखिए ये क्या होता है देखिए कि यह प्रकार से देखिए कि ये ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है। कौन सा, देखिए कि वो जो ओजोन परत होता है यह ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है, और इसका जो यह जो काम क्या करता है देखिए कि सूर्य की जो परावैगनी होती है, किरणें होती हैं, विकिरण होती है, उसको ये क्या करता है, ओजोन आपका क्या बोल सकते हैं कि अवशोषित कर लेता है। और ध्यान रखिएगा कि 90%, कितना देखिए कि 90% जो है यह कहाँ पर पाया जाता है, देखिए समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पर, समताप मंडल में पाया जाता है। 90% समताप मंडल में पाया जाता है, और 10% जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, देखिए आपका क्षोभ मंडल में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो यदि पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। यदि वीडियो को अगर मैथ वाला नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, आप लोग बहुत अच्छा लगेगा। अगला देखिए कि थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग क्यों किया जाता है। पहला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है देखिए कि थर्मामीटर को बनाने में पारे का देखिए प्रयोग इसलिए किया जाता है मेरे दोस्तों कि तापमान में जब बदलाव होता है, ठीक है, तो तापमान में जब बदलाव होता है तो उसके साथ साथ पारे में जो होता है वह एक रूप में फैलाव होता है। तापमान में जब बदलाव होता है तो पारे में क्या होता है कि एक रूप में क्या होता है कि एक रूप में फैलाव होता है। किस रूप में, एक रूप में फैलाव होता है, जिसके लिए क्या मतलब पारा का उपयोग किया जाता है थर्मामीटर बनाने में। जब ऐसा देखिए एक रूप में फैलाव होता है तो मतलब देखिए समझिए इसका तात्पर्य क्या है, देखिए कि जैसे कि जो आपका देखिए हर डिग्री तापमान बढ़ने पर पारा जो होता है हमेशा उतना ही फैलता है जितना वो फैल रहा है। कहने का मतलब ये है, देखिए समझिएगा कि जैसे अगर तापमान अगर मैं बोलूँ जो तापमान है, अगर मैं मान लेते हैं देखिए 21 से अगर मैं 22 डिग्री कर रहा हूँ, कितना पर 21 जो तापमान है 21 से 22 डिग्री अगर किया, 21 से मैंने किया 22 डिग्री किया, तो जितना फैलाव होगा, जितना क्या होगा आपका फैलाव होगा, उतना ही जो फैलाव होगा यदि मैं 75 से क्या कर रहा हूँ 76 डिग्री कर रहा हूँ, तो जितना फैलाव इसमें हुआ है उतना फैलाव क्या होगा यहाँ पर भी रहता है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं दोस्तों कि बोल सकते हैं कि थर्मामीटर को मतलब कि बनाने में पारा का प्रयोग किया जाता है। आगे आपका जाता है देखिए क्वेश्चन नंबर आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइए। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो क्या है मेरे दोस्तों, समझिएगा देखिए कि जैसे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत ये है कि जैसे कि अगर कोई वस्तु है, क्या है दोस्तों, जैसे कोई वस्तु है, जैसे ये देखिए आपका पानी है, इसे समझिए, आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। जैसे ये पानी है, अगर कोई वस्तु क्या कर रही है कि इसमें अगर इसको डुबोएं, आंशिक रूप से डुबोएं या पूर्ण रूप से डुबोएं, तो
मतलब उसके भार में क्या आती है, जैसे इस वस्तु है उसके भार में क्या आती है, कमी आ जाती है। जैसे अगर आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे अगर आप एक बोरी में पानी ले लीजिए, समझिए, या उसको भर लीजिए, या जैसे कि कोई डब्बा है, उस डब्बे को एकदम आप भरा हुआ है, अपने अगर पानी से बाहर अगर लेंगे तो आपको आपका भारी लगता है, लेकिन पानी में डालते वक्त वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो वही हो जाता है जब कोई वस्तु क्या होता है, किसी द्रव में पूरी या अथवा आंशिक रूप से जब डुबोई जाती है तो उसके भार में क्या आ जाता है, देखिए कमी आ जाती है। क्या आती है मेरे दोस्तों, उसके भार में क्या होता है, कमी आ जाती है, या कभी का क्या होता है, आभास होता है। तो यह जो कमी का जो आभास होता है, यह जो आभासी कमी है, तो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के जो भार के क्या होता है भैया, जैसे अगर उसमें डाला जाएगा तो ये पानी जो होगा, द्रव होगा, इधर उधर हटेगा, तो यह जो आभासी जो कमी है वो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या हो जाती है, बराबर होती है। यही क्या हो जाता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। अगला क्वेश्चन जो आता था, तो देखिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था कि जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को आप लोगों को समझाना था। आगे था आपका देखिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका देखिए कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर लिखिए। तो मनुष्य के बारे में जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसके बारे में आप लोग चित्र बना करके उसको लिख सकते थे, क्योंकि देखिए इस पर मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, कैसे कैसे बना नहीं पाऊंगा, ठीक है। अगला जो आपका आ जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जाता था कि जापानी मस्तिष्क ज्वर किस कारण से होता है, इस रोग के लक्षण तथा बचाव के उपाय बताइए। तो ध्यान रखिए कि जो जापानी आप लोगों का जो ज्वर होता है दोस्तों, ये बोल सकते हैं, देखिए कि बोल सकते हैं कि जानवरों में, जैसे कि किसमें देखिए जानवरों में होता है, और पशुओं में, पशुओं और मनुष्यों को संक्रमित करता है। और यह जो होता है, देखिए कि यह किस विषाणु से अगर पूछा जाए तो होता है, तो देखिए कि ये मतलब विषाणु जनित होता है। जैसे कि देखिए इस जापानी इंसेफेलाइटिस विषाणु जनित होता है। क्या होता है, इंसेफेलाइटिस विषाणु जनित होता है, और जो क्या करता है कि पशुओं और मनुष्यों को संक्रमित करता है। और यह मानव में कैसे फैलता है, देखिए तो यह मानव में क्या करता है, मच्छरों के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो यही पूछा था, जापानी मस्तिष्क ज्वर किस कारण से होता है, तो यह क्या बोलते हैं, लिख देंगे आपके मच्छरों के काटने के कारण से होता है। और यह देखिए यह रोग, मतलब अब आगे पूछ रहा था कि इस रोग के लक्षण तथा बचाव के उपाय बताइए। तो इस रोग का लक्षण यह है दोस्तों कि यह मस्तिष्क के आसपास की जो झिल्ली होती है, कहाँ पर, मस्तिष्क के आसपास की जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली में ये क्या करता है दोस्तों, सूजन पैदा कर देता है। तो सूजन के कारण ही क्या होता है। अब बचाव आप क्या कर सकते हैं, देखिए जो है लक्षण, इसके लक्षणों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। और इसका एक टीका होता है, क्या करता है, देखिए जापानी जो होता है एक टीका होता है, उस टीकों को लगवाना चाहिए। तो यही सब इसके बारे में आप लोगों का है, तो आप अपने तरीके से आप लोग लिख सकते थे। अगला जो आपका क्वेश्चन आ जाता है, देखिए कि प्राकृतिक संपदा का अपव्यय क्या है, देखिए कि प्राकृतिक संपदा का अपव्यय मानव जाति के उत्तरजीविता के लिए खतरनाक है, कारण सहित अपने बार विषय में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको लिख सकते थे मेरे दोस्तों। अगला जो आपका जाता था, देखिए कि 15 नंबर के संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। मीथेन को मार्स गैस क्यों करते हैं, देखिए तो संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखिए कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो एल्कोन को कहा जाता है। देखिए किसको, संतृप्त जो होता है उसको किसको कहा जाता है, देखिए कि एल्केन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एल्केन को कहा जाता है। जबकि असंतृप्त जो होता है वो किसको कहा जाता है, देखिए कि एल्कीन को, किसको कहा जाता है, एल्कीन को कहा जाता है मेरे दोस्तों। और क्या होता है, देखिए कि इसमें संतृप्त में क्या होता है, एक बंध होता है। क्या होता है, देखिए एक बंध हो जाता है। जबकि असंतृप्त में क्या होता है, देखिए कि द्विबंध और त्रिबंध भी पाया जाता है। कितना, द्विबंध और त्रिबंध भी पाया जाता है। आगे देखिए कि इसे फेराफिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, किसको, संतृप्त को जो होता है फेराफिन भी कहा जाता है। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसको बोल सकते हैं कि एसिटिलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिलीन भी कहते हैं। और आगे पूछा था, देखिए कि मेथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं। तो मेथेन को मार्स गैस देखिए इसलिए कहते हैं क्योंकि यह देखिए दलदली क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है, दलदली जगहों पर क्या होता है, यह पाया जाता है, इसलिए मेथेन को मार्स गैस कहते हैं। आगे कह रहा, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, देखिए बच्चों में होने वाले डायबिटीज को क्या कहते हैं, इसके क्या लक्षण है। तो ध्यान रखिएगा, जो बच्चों में पाया जाने वाला जो डायबिटीज होता है उसको मैलिटस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, मैलिटस नाम का होता है, वो बच्चों में
पाया जाता है, जिसमें मैंने बताया कि ये डायबिटीज़ होता है तो उसमें उसका बहुत सही क्या होता है, इंजेक्शन लगता है। अब कह रहा है कि इसके क्या लक्षण है, तो लक्षण ये है मेरे दोस्तों कि बार बार आप लोगों को पेशाब लगेगा, ये है। और उसमें कई होता है पेशाब करते हुए उसमें चींटियाँ लगने से कई चीज़ें उसमें लक्षण आ जाता है। अपने तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 था, देखिए जैविक तथा भौतिक पर्यावरण के घटक का उदाहरण सहित आप लोगों को बताना था। तो थियरी बेस्ड क्वेश्चन था, आप लिख सकते थे। आगे क्वेश्चन आपका आ जाता है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की क्या खासियत होती है कि जब प्रकाश की जो किरणें हैं परावर्तित अथवा अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, मतलब प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो क्या होती है, परावर्तित अथवा अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर क्या करती हैं, वास्तव में मिलती हैं, मतलब वास्तव में मिलती हुई आप लोगों को दिखेंगी। लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या हो जाता है, देखिए इसमें क्या होगा कि जो प्रकाश की किरणें हैं परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर लगेगा कि आती हुई प्रतीत होंगी। कैसा होगा, आती हुई प्रतीत होंगी, तभी तो आभास होगा कि आती हुई प्रतीत होंगी। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है पर्दे पर बनाया जा सकता है, इसे क्या कर सकते हैं, देखिए पर्दे पर इसको बनाया जा सकता है। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसको पर्दे पर जो है आप लोगों का बनाया नहीं जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, देखिए उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है मेरे दोस्तों। कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो इस तरीके से आपके मैंने पूरे जो है क्वेश्चनों का सलूशन दे दिया है। वीडियो यदि पसंद आई है मेरे दोस्तों तो आप सभी के से रिक्वेस्ट है कि अपने भाई को सपोर्ट करिए और आगे जाने में हेल्प करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। नया चैनल है, आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अभी जल्द ही आप लोगों को मिलेंगे हम सोशल स्टडी के पेपर के सलूशन को लेकर के लिए। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।